परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली से बड़ी खबर, एम्स नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का आज छठा दिन है। छठे दिन भी नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है और जिसके चलते मरीजों को इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय वेतन आयोग समेत कई मांगे हैं जिनको पूरा कराने की मांग एम्स के नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। राजीव तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, एम्स का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, बिल्कुल लगातार जो नर्सिसों की मांग थी कि उनको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही, सैलरी में बढ़ोतरी क्योंकि कोरोना काल की वजह से ड्यूटियां जो है वो डबल शिफ्ट ली जा रही थी और कहीं ना कहीं दिक्कतें उन मेडिकल डिपार्टमेंट की यानी कि नर्सिस को और 4th क्लास के जो डिपार्टमेंट है उनको आ रही थी। और उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं अभी भी यही कहा जा रहा था कि नर्सिस की तरफ से पहले ये कहा गया था कि हम हड़ताल पर जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं अब जब जो एम्स के जो नर्सिस डिपार्टमेंट है वो अब हड़ताल पर जा चुका है और कहीं ना कहीं डॉक्टर उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग वापस आइए क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और लोगों की सेवा करने के लिए हमारी मदद कीजिए। मगर अभी भी नर्सिस यूनियन जो है वो अभी पीछे नहीं हट रही है क्योंकि उनकी मांग है कि जब तक हमारे को वेतन नहीं मिलेगा या वेतन आयोग में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमें प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े। मगर अभी भी जो एम्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो नर्सिसों की जो मांग है उनको मानेंगे, मगर अभी जल्दी से जल्दी वो वापस आए ताकि इलाज करने में दिक्कतें ना आए। जी राजीव, 6 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, इस टाइम पर मरीजों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ती चली जा रही है कि एम्स के जो डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि डॉक्टर सिर्फ गिनती के डॉक्टर हैं, वो ही जो देखभाल कर रहे हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर नर्सिसों के साथ है क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा और वेतन की वजह से उनको दिक्कतें आ रही है। इसीलिए वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए जरूर कहा है, मगर देखना है क्या क्या जो वेतन आयोग में इनकी जो बढ़ोतरी है या फिर उनकी जो सैलरी है वो टाइम से मिले ताकि सरकार इस तरीके से गौर करना चाहिए, मगर सरकार भी कोई खास गौर नहीं कर पा रही है। जी राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एम्स के नर्सिंग स्टाफ है हड़ताल पर है जिसकी वजह से मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। कृषि मंत्री कानूनों के खिलाफ कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है और इस आंदोलन का आज 20वां दिन है। सरकार ने किसानों को मनाने के लिए अगले दौर की बैठक की तैयारी कर ली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 10 और संगठन सरकार के साथ आ गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करने बताना होगा कि अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं। वहीं किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और आंदोलन को तेज करने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी के साथ में कल जो मीटिंग हुई थी जिसमें 10 किसान संगठन हैं वो सरकार की बात से राजी हो गए और उन्होंने कृषि कानूनों का स्वागत कर लिया। लेकिन अभी भी कई सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो कि अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। हालांकि सरकार को यह उम्मीद है क्योंकि 10 किसान संगठन हैं जो मान गए हैं सरकार की बात को, अब सरकार को उम्मीद है कि शायद बाकी के किसान संगठन भी उनकी बातों को मान जाएंगी। सरकार बातचीत की तैयारी कर रही है ताकि बातचीत हो और ये जो मसला है उसका हल निकल सके। राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, 10 किसान संगठन तो मान चुके हैं लेकिन अभी भी कई सारे किसान ऐसे हैं जो कि दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है क्योंकि सरकार के सामने कहीं ना कहीं किसान अभी खड़े हुए हैं क्योंकि लगभग 20 दिन हो चुके हैं और किसान जो है वो प्रदर्शन पे अभी भी उतारू हुए हैं। जब तक कि सरकार को प्रेशर देने के लिए उन्होंने यानी कि अपनी ताकत दिखाने के लिए या कहें या फिर सरकार को एक जवाब देने के लिए वो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से मूवमेंट अभी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लगातार आप बात करें प्रदर्शन की, ट्रैक्टर रैली की, टोल फ्री करने की, हाईवे को जाम करने की या फिर कहें जो अनशन किया था यानी कल जो भूख हड़ताल की थी वो भी
भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ा है। उनको पता है सरकार को कि किसान अभी एकजुट है और इनको किसी भी तरीके से समझा बुझाकर उनको वापस भेजना होगा। मतलब बात करें जिस तरीके से कृषि मंत्री के साथ, नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो 10 किसान नेता जो मिले थे, वो कहीं ना कहीं इस कानून को मान रहे हैं और वो जब तक ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो कानून लेके आई है वो उनके फेवर में है, ना कि किसी और विरोध में। अगर वो कानून वापस करते हैं तो वो प्रदर्शन पे खड़े हो जाएंगे। मगर एक चीज स्पष्ट है, सर, जो किसान हैं वो अभी भी 90% जो किसान है वो अभी भी इसी की मांग को अड़े हुए हैं कि सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेगी वो पीछे हटेंगे नहीं। क्योंकि जो कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि अगर जो संगठन किसानों सरकार से बातचीत कर रहा है, यानी कि जो उनको कानून को सही बता रहा है, वो सिर्फ बीजेपी के खेमे के नेता ही हैं, जो सरकार से मिल रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं और सरकार के साथ ये भी कह रहे हैं कि वो बिल जो कानून है वो उनके फेवर का है। मगर किसान अभी भी 90% यही कह रहा है कि जो कानून आया है वो हमारे समझौते का नहीं है, यानी कि हमारे को पसंद नहीं है, इस कानून को हमें नहीं चाहिए, हमें वो कानून चाहिए जो हमारे फेवर का हो, यानी कि जो हमें पसंद हो। मगर सरकार अभी भी बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि किसान आए और हमसे बैठकर बातचीत करें ताकि हम कोई बीच का समाधान निकाल सके। मगर यही प्रक्रिया किसानों की तरफ से भी की जा रही है कि सरकार जब चाहे हमसे बातचीत कर सकती है, जहां चाहे वो बातचीत कर सकती है, समय और स्थान सरकार का होगा, मगर हम जब मानेंगे जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी। जी राजीव, बातचीत की जो बात है वो दोनों तरफ से हो रही है, चाहे सरकार की बात हो या फिर किसानों की, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही, एक सही बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, एक चीज समझनी होगी, सरकार जिनसे बातचीत कर रही है सिर्फ वो गिने चुने नेता ही है, यानी कि किसान संगठनों के गिने चुने नेता हैं, उनसे बातचीत हो रही है। सिर्फ उन्हीं का कहना है कि कानून जो बनाया गया है आप लोगों ने वो ठीक बनाया गया है। मगर जो बाकी किसान है, यानी कि 90% किसान जो बैठा हुआ सड़कों पर, या फिर कहें जो बाकी यूनियन है, किसानों की संस्थाएं हैं, उनसे बातचीत सरकार की नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार अगर उनसे बातचीत करेगी तो ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि कल भी जो बातचीत हुई थी वो भी गिने चुने 10 नेताओं से, किसान संगठनों के नेता थे, वो उनसे बातचीत हुई थी। जो 12 तारीख को बातचीत हुई थी वो भी कहीं ना कहीं 12-13 किसान थे जो अमित शाह से मिले थे, राजनाथ सिंह से मिले थे। तो तमाम ये प्रक्रिया यही है कि सरकार जिनसे बातचीत करिए वो गिने चुने नेता हैं, बाकी जो संगठन है किसानों की, उनसे बातचीत नहीं की जा रही है। किसान यही चाह रहे हैं कि बाकी संगठनों से भी बातचीत की जाए ताकि इस समाधान का हल निकल सके। मगर समाधान का हल जब ही निकल सकता है जब बैठकर कोई समाधान निकाला जा सकता है। मगर जो बातचीत है वो सिर्फ अधूरी बातचीत है, इसीलिए वो बार बार विफल हो रही है। क्योंकि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और वो बार बार वो विफल हुई है। कहीं ना कहीं कारण यही है, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी किसान मानने वाले नहीं है, और सरकार ये चाहती है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। मगर अभी भी ऐसे दोनों तरफ से यही लग रहा है कि कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है और कुछ और दिन इसी तरीके के प्रदर्शन जारी रहेगा। जी राजीव, जब भी कोई भी आंदोलन होता है तो सबसे ज्यादा फ्रंट पर कांग्रेस और बीजेपी रहती है, उन दोनों के ही बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा एक्टिव देखा जाए तो फिर आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस के बीच में जंग छिड़ी हुई है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, बात करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो ही एक ऐसी पार्टियां जो नेशनल लेवल पे एक दूसरे से टक्कर रखती हैं। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की और कह सकते हैं कांग्रेस की, वो दोनों आपस में होड़ जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं। इसीलिए दोनों ही होड़ लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनका दबदबा नेशनल लेवल पर जा सके, ताकि जो पूरे देश के अंदर जो उनकी पार्टी का स्तंभ है वो लहरा सके। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये भी चाह रही है कि किसानों का वोट बैंक उनको भी मिले, ताकि जो किसानों का वोट बैंक अगर उनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं फायदा किसानों आम आदमी पार्टी को होगा। और सबसे ज्यादा उनका मुखिया है जो है अरविंद केजरीवाल जी, उनको फायदा होगा, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी। और नेशनल लेवल की पार्टी बनने के बाद में कहीं ना कहीं वो जो पीएम की सीट का जो ख्वाब देख रहे हैं शायद वो उनका पूरा हो सके। जी और राजेश, शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ करिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 70वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया।
बात अगली खबर की करते हैं। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करें। उम्मीद है कि ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों के वार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उसी दिन आधी रात में ग्राम पंचायती भंग हो जाएंगी और उनमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएं ताकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां ना पिछड़ें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। परिनिर्माण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह देश भले ही राजनीतिक रूप से किसी कालखंड में अलग अलग समूहों के रूप में रहा होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अतीत के उस कालखंड से जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक पूरा भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। हमारे शास्त्रों ने और भारतीय मनीषा ने सदैव इस इकाई को भारत भूमि के रूप में या हिंदुस्तान के रूप में मान्यता देकर के इस एक भू सांस्कृतिक अवधारणा को राष्ट्र के रूप में माना था। लेकिन उत्थान और पतन जैसे व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ये चीजें देखने को मिलती है। यह देश विदेशी आक्रांताओं की चपेट में आया। इस देश में विदेशी हुकूमत ने एक कालखंड तक शासन किया और विदेशी हुकूमत जानती थी कि वे भारत पर तब तक अस्थायी रूप से शासन नहीं कर सकते जब तक कि भारत के अंदर यहाँ के नागरिक एक भाव के साथ जुड़े रहे। और उन्होंने हर संभव प्रयास किया यहाँ की एकता और अखंडता को खंडित करने का। छोटे छोटे समूह में देश अलग अलग राज्य रजवाड़ों के रूप में विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के या उससे अलग भी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके कार्य कर रहा था। जब भारत के अंदर देश की स्वाधीनता के लिए एक नया शंखनाद होता है। खबरों पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक,
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करें। उम्मीद है कि ग्राम क्षेत्र और साथ ही जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पर भी जल्द ही फैसला हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उसी दिन आधी रात में ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी, उनमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएं ताकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रभावित ना हो। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, पंचायती विभाग की तैयारियां, जो इलेक्शन होने वाले उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं सरकार ने, क्या कुछ अभी अपडेट है इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और सीधे तौर पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव का किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े और सरकार को पर्याप्त समय मिले, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है चुनाव कराने की उसको पूरा किया जाए। 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे आधी रात से और उसके बाद वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी। सभी विकास कार्य जो पेंडिंग है वो वैसे ही रोक दिए जाएंगे। हालांकि उम्मीद है कि फरवरी और मार्च तक की चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर के भी प्रशासन लगातार तेजी बरते हुए है। और जो जिला पंचायत के चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, लगातार उसमें प्रक्रिया तेज कर दी गई है मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही। जी पुनीत, कोरोना काल में चुनाव करवाना कितना कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है? देखिए, सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि गांवों के विकास के हेतु कहीं न कहीं चुनाव कराना आवश्यक होगा, क्योंकि 25 दिसंबर को जिस तरीके से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा, हालांकि पहले चर्चा ये थी कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी कोई मंजूरी नहीं दी है और अब चुनाव होना है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से गांवों के विकास, शहरों के, जिलों के विकास को लेकर के सरकार प्रयत्नशील है। सरकार का कहना है कि अगर चुनाव समय पर नहीं होंगे तो इसका सीधा सा इफेक्ट जिला और गांव के विकास पर पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें पूरा खाका तैयार है कि पहले चरण में किन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और इन लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर को प्राथमिकता से दी जाएगी। 50 साल से कम उम्र के उन 1 करोड़ लोगों की वैक्सीन दी जाएगी जो किसी भी पुराने गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में कुल 30 करोड़ लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन का सभी को इंतजार है और इसी के साथ में अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो उम्मीद जताई थी कि अब बहुत ही जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है और इसी के तहत अब सरकार ने वैक्सीन पर गाइडलाइन जारी कर दी हैं और साथ ही ये भी तय किया है कि किन किन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। और सबसे पहले 30 करोड़ लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन की तैयारी है, वो चल रही है। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले जानकारी के अनुसार 1 करोड़ जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको दी जाएगी और उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और इसी के साथ में इस पर अधिक चर्चा के लिए साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद पूजा। वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है और अब तो गाइडलाइन भी जारी कर दी है। क्या लगता है कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी? अब देखिए, मुझे उम्मीद है जिस प्रकार की खबरें न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी रिसेंटली आया था, उसमें ऐसा लगता है क्या कि मतलब नेक्स्ट ईयर से जनवरी मिड जैन या बाय द एंड ऑफ जैन
ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। तो अब जिस तरीके से सरकार ने जो जो गाइडलाइन जारी की हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और साथ ही राज्य सरकारों के लिए कि किन किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि वैक्सीन की आवश्यकता तो देश के सभी नागरिकों को है। देखिए पूजा, इसमें ना दो प्रकार के हमारे पास ओपिनियन है। एक जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि ये वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम आप सब लोगों को वैक्सीन आप पहुंचाएंगे तब तक ये वायरस बहुत कमजोर हो जाएगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका ये भी कहना है कि जो वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कोई फुल प्रूफ नहीं है। कोई 70% की बात कर रहा है, कोई 90% की बात कर रहा है। और आपको पता है कि इस प्रकार की चीजों में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऐसा नहीं होता है क्या किसको खा लेने से आपको 50% संभावना रहेगी ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसा कि सरकार ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट राउंड में वो जो फ्रंट हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें तकरीबन 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। 5-6 महीने के बाद सारी चीजें और स्पष्ट होती जाएगी और तब तक हमारे पास विकल्प भी होगा। अगर लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उनको दिया जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा और उसके बाद जो 50+ वैसे लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटीज की प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, उनको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में एक सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। तो राजीव जी, एक बात ये भी है कि वैक्सीन के जो मूल्य है उसको लेकर भी काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, इस पर राजनीति भी काफी हो रही है कि सरकार एक तरफ तो ये बात कह रही है कि वो बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन देगी, लेकिन बाकी जनता भी तो वैक्सीन इसकी हकदार है क्योंकि वो फ्री में भी दी जाए। देखिए पूजा जी, कुछ बातों में हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। ये वैक्सीन का जो काम है अपने पूरे विश्व में, ये एक लॉबी करता है, ये फार्मास्यूटिकल लॉबी है, ये बहुत बड़ा मार्केट है और उसके प्रेशर में कई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो कि पुअर कंट्रीज हैं, वो प्रेशर में आकर के कई डिसीजंस, कई वैक्सीन अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखेंगे कि उसका फिर जब कोई मार्केट बाहर से आप ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो उसके कॉस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है क्या कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी और ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि ये एक अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल हो। 400 से 200-500 के बीच में ये वैक्सीन अवेलेबल हो और जो गरीब लोग हैं, जिनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास राशन कार्ड है, लाल कार्ड है, उनको मुफ्त में ही दिया जाएगा। और बिहार की जो आपने बात कही, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार का एक स्टेटमेंट आया था कि पैसा जो वैक्सीन का है वो सरकार देगी, लोगों से नहीं लेगी। तो पैसा कोई ना कोई तो दे रहा है, लोगों से ना लेकर के पैसा सरकार दे रही है। तो ठीक है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं और लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। जी, एक बात ये भी है कि कई सारे विदेशी लोग भी जो हैं, विदेशी और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।